हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर्स। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही हो। आपकी 10th की प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छा करने के लिए, थोड़ा और आपको चीजें समझाने के लिए आज की इस वीडियो में हम आए हैं क्लास 10 साइंस 1। दैट इज योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज योर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। देखो, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियोस अपलोड कर दिया है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर हम आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और देखेंगे, ट्राई करेंगे कि पूरे के पूरे चैप्टर को हम क्या करें, खत्म कर दें। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? फुल टेक्स्ट बुक्स, एक्सप्लेनेशन मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है, और कॉन्सेप्ट के साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको मिलती है, दैट इज भाई नोट्स। कि टेक्स्ट बुक की कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, टेक्स्ट बुक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चंस को आंसर करना, सारा का सारा डिटेल इधर बताया जाएगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करके जाने का काम नहीं है, याद रखना, बिकॉज यू आर वॉचिंग ए लाइव टॉप। देखिए, तो लास्ट इसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने अर्थ का क्या कंप्लीट कर लिया था भाई? तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने वैल्यू ऑफ जी यहां तक देख लिया था, जो कि मैंने बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी मतलब क्या? ये जो मेरा वैल्यू ऑफ जी है, ये कैसा वेरिएट होता है। सबसे पहले तो तुम ये वेरिएशन का जो ना मतलब लिखो। देखो, वेरिएशन का जो मतलब होता है, दैट इज होता है चेंज। क्या होता है भाई? चेंज। मतलब मेरा जो वैल्यू ऑफ जी है वो कैसा कैसा चेंज हो रहा है भाई? कैसा? क्या अर्थ का पूरा सरफेस सेम है? नहीं, सेम नहीं है। तो अर्थ के ऊपर जी का वैल्यू हर जगह सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। बराबर। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक पूरा अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ, फिर हम रीडिंग करेंगे। जब मैं बात करता हूँ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, इसकी बात कर रहे हैं भाई, तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बराबर। इसका मतलब अगर मैं यहां से चेक करूं, तो जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाएगा, क्या बोला मैंने? अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो मेरा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस कम करूंगा तो मेरा जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये तुमको दिमाग में रखना है। तो हम यहाँ पर ना तीन कैटेगरीज को डिस्कस करने वाले भाई। कितनी कैटेगरीज को? तीन कैटेगरीज। चलो एक बार देख, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कितनी कैटेगरी हो भाई? तो तीन कैटेगरी। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी होगी, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर क्या वैल्यू ऑफ जी सब जगह सेम है? नहीं भाई, सेम सब जगह सेम नहीं। देखो, जब मैं अर्थ की बात करता हूँ ना, तो अर्थ मेरा कैसा है? ऐसा है, सर्कल। हाँ, सर्कल है कि स्फीयर? स्फीयर है, बिकॉज़ इट इज 3D पार्ट। तो जब ये मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है, मतलब ऐसा स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ चेंजेस। अर्थ का जो शेप है वो चेंज हो रहा है, और अर्थ का शेप जो चेंज हो रहा है वो दो तरीके से चेंज हो रहा है। पहला वो होता है बल्जिंग। क्या दिखाता है भाई? तो बल्जिंग। और दूसरा क्या दिखाता है? फ्लैटनिंग। पहला क्या दिखाता है? बल्जिंग। और दूसरा क्या दिखाता है? फ्लैटनिंग। अब ये जो मेरा बल्जिंग है ना, बल्जिंग, जरा ध्यान से सुनो। जब मैं बल्जिंग की बात करता हूँ, मतलब यहाँ पर अर्थ का शेप कुछ ऐसा हो जाता है। पूरा रफ कर दो क्या? पूरा रफ कर दो एक बार फटाफट। हम लोग एक बार और लिख लेते हैं इसको, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी के लिए। देखो, मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देख, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं भाई? तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। फॉर्मूला क्या है इसका? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? जो जी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, आर रेडियस को बढ़ाऊंगा, तो मेरा जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो इसका मैंने सबसे फर्स्ट टाइप लिया है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ये कैसा चेंज होता है?
तो सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूंगा, मैंने क्या बोला, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, अर्थ जब भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर शेप ऑफ अर्थ चेंजेस, शेप ऑफ अर्थ चेंजेस, अर्थ का क्या चेंज हो रहा है भाई, तो शेप चेंज हो रहा है। और जब भी अर्थ का शेप चेंज होता है तो वो दो तरीके के शेप्स को कंसिडर करता है। तो सबसे पहला जो शेप है वो हो जाता है हमारा बल्जिंग, क्या होता है भाई, तो बल्जिंग। और जो सेकंड मेरा जो शेप है दैट इज योर फ्लैटनिंग। अब जो मेरा बल्जिंग है ना, बल्जिंग, बल्जिंग के लिए हमेशा बल्जिंग कहां पर इनको देखने को मिलेगा, तो भाई एट इक्वेटर। और फ्लैटनिंग कहां पर देखने को मिलता है भाई, तो पोल्स। ये पूरा एकदम डिटेल में लिख के देना भाई, एकदम डिटेल, ये जो पढ़ेंगे तो अभी भी वही समझ में आएगा। देखिए बल्जिंग कहां पर हो रहा है, इक्वेटर पर, फ्लैटनिंग कहां पर हो रहा है, पोल्स पे। तो जब भी बल्जिंग होता है इक्वेटर पे, तो यहाँ पर क्या होता है, रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस क्या हो जाता है भाई, तो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, रेडियस, रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस क्या हो जाएगा भाई, तो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो बल्जिंग के लिए अगर मैं डायग्राम तुम्हें बना के दूं, तो बल्जिंग के लिए कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, अर्थ मेरा ऐसा है, लेकिन जब ये रोटेट करता है और बल्ज हो रहा है तो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। पहले मेरा रेडियस कहाँ था, पहले मेरा रेडियस यहाँ से सिर्फ यहाँ था ना, और अब जो मेरा रेडियस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो रेडियस बढ़ गया। अगर मेरा रेडियस बढ़ गया तो मेरा जी का वैल्यू क्या होगा भाई, बताओ, तुम बताओ, जी का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एट इक्वेटर, एट इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी इज लोवेस्ट। इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा भाई, तो सबसे कम हो, बराबर। एग्जाम में ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ऐसे ही लिखना भाई, उससे ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैटनिंग ऑफ पोल्स, इसका भी डायग्राम इधर ही बना देता हूं, नीचे तो मैंने लिखा हुआ। फ्लैटनिंग ऑफ पोल पे जाएंगे तो यहाँ पर मेरा क्या है, ये अर्थ है, और जब ये मूव कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा शेप में आ रहा है, मतलब और चपटा हो रहा है, और चपटा हो जा रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो जा रहा है भाई, कम हो जा रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पोल्स के ऊपर क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीजेस, और अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, तो ये वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, तो हाईएस्ट। इतना समझ में आया क्या बताया मैंने, देख भाई मैंने तुम्हें ये बताया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरिएशन, वैल्यू ऑफ जी में कैसा वेरिएशन हो रहा है। तो अर्थ का जब हम बात करेंगे तो अर्थ का क्या चेंज होता है भाई, तो शेप चेंज होता है, क्या चेंज होता है, शेप। अगर मैं अर्थ का शेप चेंज देखूं तो दो तरीके से होता है, एक होता है बल्जिंग और एक होता है फ्लैटनिंग, बल्जिंग एंड फ्लैटनिंग। अगर मैं बल्जिंग की बात करूंगा तो ये हमेशा हमको कहां पर देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे। फ्लैटनिंग देखो तो हमेशा कहां देखने को मिलेगा, पोल्स पे। अब ये इक्वेटर पे अगर बल्जिंग हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट इधर का जो रेडियस है वो रेडियस क्या हो जा रहा है भाई, इंक्रीज हो जा रहा है। और अब भी मैंने इधर तुमको बताया ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मेरा रेडियस बढ़ेगा तो मेरा जी का वैल्यू कम होगा, इसके लिए द वैल्यू ऑफ जी इज लोवेस्ट एट द इक्वेटर, याद रहेगा, लोवेस्ट एट द इक्वेटर। अब जरा मैं तुम्हें इक्वेटर बता दूं, देखो ये अगर मेरा अर्थ है तो ये वाला जो एरिया रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये जो ऊपर के दो एरिया रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पोल। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पर एक बार और समझ लेना इक्वेटर क्या होता है, पोल क्या होता है। तो ये जो मेरा इक्वेटर है, जब मैं इस वाले सरफेस पे मूव करूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ जी क्या होगा भाई, तो कम होगा। और जैसे मैं यहाँ से पोल की तरफ मूव करना शुरू करूँ तो मेरा वैल्यू ऑफ जी क्या होगा भाई, तो बढ़ेगा। आई होप आपको ये फर्स्ट कैटेगरी समझ में आई। तो चलिए अब इसका रीडिंग देख लेते हैं हम। देखो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें दिया है द वैल्यू ऑफ जी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द आंसर इज हर जगह अर्थ के ऊपर वैल्यू ऑफ जी सेम रहेगा क्या, तो आंसर है भाई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा वो देखते हैं। द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ, भाई मैंने पहले लिख दिया, इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल एंड शो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स somewhat from place to place. Due to its rotation, the Earth bulges at the equator. देख भाई तेरे भाई ने भी वही पढ़ा है। The Earth bulges at the equator and is flatter at the poles. तो अर्थ क्या कर रहा है, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, बल्ज हो रहा है, और फ्लैटर कहां पर हो रहा है भाई, तो पोल्स पे हो रहा है। उसके बाद इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। रेडियस क्या है, लार्जेस्ट है। अगर रेडियस लार्जेस्ट है एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल, मतलब ये स्मॉलेस्ट पोल पे रेडियस क्या रहेगा, सबसे कम। therefore the value of g is thus highest at the pole. वैल्यू ऑफ जी क्या हाईएस्ट है, कहां पर है, पोल पर है, एंड डिक्रीजेस स्लोली विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड, इट इज लोएस्ट एट द इक्वेटर। हमको बस इतना पॉइंट याद है।
ये सेम पॉइंटर को मैंने यहाँ पर पूरा कवर करके दे दिया भाई, हैंड रिटन नोट्स एकदम मस्त टकाटक लिख के दिया। तुमको चाहिए तो तुम ऐसे ही पूरा लिख के रखो, एग्जाम में भी ऐसे ही छापना, फुल का फुल मार्क्स मिलने वाला। तो चलिए इसके बाद हम सेकंड वाला जो बात करेंगे, दैट इज योर सेकंड पार्ट, चेंज इन हाइट। चेंज इन हाइट, चलो जरा इसको थोड़ा डिटेल में देखते थे। देख भाई, अर्थ मेरा ये है, यहाँ पर मेरा क्या भाई, तो अर्थ है, बराबर। मतलब इसका पहला रेडियस था ये। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका हाइट बढ़ा दिया। मतलब सपोज मेरे को यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो मैंने उसको यहाँ पर प्लेस किया, और अगर मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया तो अब मेरा रेडियस यहाँ से इतना हो जाएगा। अब तुम बताओ तुम्हारा रेडियस बढ़ा कि कम हो? हाइट बढ़ाते ही, एज सुन एज हाइट इंक्रीजेस, एज सुन एज हाइट इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ विच क्या होगा भाई, तो रेडियस भी क्या हो गया, रेडियस इंक्रीजेस। हाइट बढ़ाया तो रेडियस भी क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर मेरा रेडियस बढ़ गया तो आप बताओ मेरा वैल्यू ऑफ जी क्या होगा भाई, मेरा वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी इज, या फिर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, या फिर आप लिख सकते हो लोएस्ट। यहाँ पर नहीं लिखते, लोएस्ट नहीं लिखते, आप खाली लिखो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। सिंपल, समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो पहले मेरा हाइट यहाँ से यहाँ तक था, अब मैंने हाइट यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो हाइट बढ़ाया, हाइट बढ़ाया मतलब अर्थ का क्या बढ़ गया, रेडियस। और अगर अर्थ का रेडियस बढ़ गया, अर्थ का रेडियस बढ़ गया, देख लो भाई इधर, अगर अर्थ का रेडियस बढ़ गया तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, या फिर एज वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द अर्थ। चलो भाई सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, चेंज विद हाइट। एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 5 इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। पहले लाइन में लिख दिया, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ r क्या होगा भाई, तो बढ़ेगा। अगर वैल्यू ऑफ r बढ़े तो वैल्यू ऑफ g क्या होगा भाई, तो डिक्रीज। However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the earth radius. For example, remember that the radius of the earth is 6400 km. देखो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, थोड़ा नेग्लिजिबल भी है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये मेरा अर्थ है, अर्थ का ये जो रेडियस है ना, ये 6400 किलोमीटर भाई, 6400। सोचो कितना ज्यादा। अब अगर मैं इसके अंदर 1 किलोमीटर ऐड कर दूं, 1 किलोमीटर के रेडियस पे लेके जाऊं, तो तुम याद करो, तुम बताओ कि ये समुद्र के आगे ये एक बाल्टी पानी जैसा नहीं लगेगा? ये तो पूरा समुद्र है ना, इसके आगे ये 1 किलोमीटर क्या लगेगा, एक बाल्टी पानी लगेगा। तो अब तुम बताओ क्या ये समुद्र के आगे इस एक बाल्टी पानी का कुछ वैल्यू है? नहीं। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पर रेडियस को बढ़ाना है तो मुझे बहुत बड़े नंबर से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही वो रिफ्लेक्ट होगा, वरना उसका जो असर है वो असर क्या रहेगा भाई, तो नेग्लिजिबल। बराबर, मतलब अगर यहाँ पर अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने 1 किलोमीटर कर दिया ना, अब तुम बोलो सर 1 किलोमीटर रेडियस बढ़ गया तो वैल्यू ऑफ जी कम होना चाहिए, तो अब नहीं होगा, क्योंकि ये 1 किलोमीटर इसके सामने कुछ नहीं, एकदम तुच्छा सा प्राणी है। समझ में आया? तो अगर मुझे यहाँ पर इसको इंक्रीज करना है तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पर कितना किलोमीटर लेना पड़ेगा, तो 1000 किलोमीटर जाना होगा। अगर मैं 1000 किलोमीटर के बाहर जाऊंगा तब मुझे वैल्यू ऑफ जी के ऊपर फर्क दिखेगा, वरना वैल्यू ऑफ जी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। याद रहेगा? चलिए अब इसको देख लेते हैं हम। If an aeroplane is flying at a height of 10 km above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from 6400 to 6410 km, and the change in the value of g due to it is negligible. क्योंकि 10 किलोमीटर में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल को 100 किलोमीटर, 200 या फिर 1000 किलोमीटर के बाहर जाओ। On the other hand, when we consider an artificial satellite orbiting the Earth, we have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the Earth. Some typical heights and the values of g at these heights are given in the following table. तो देखो कुछ हाइट दिया है 0 किलोमीटर, तो वैल्यू ऑफ जी कितना 9.8, दैट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है 8.8 किलोमीटर है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी कितना रहेगा, तो 9.8 अर्थ के सरफेस से। फिर मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैनमेड बलून, अभी तक मैनमेड बलून कितने हाइट तक पहुंच पाया है, तो 36.6, तो यहाँ पर हाइट बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी क्या हो गया, कम हो गया, 9.77। नेक्स्ट हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। इसका हाइट कितना है 400 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस, तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया 8.7, बराबर। और हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पर 35,700 किलोमीटर, तो इसका कितना हो गया देख रहे हो 0.225 हो गया। ये टेबल तुमको किधर मिलेगा भाई, ये टेबल तुमको मिलेगा एनटीक्यू में, एनसीक्यू मिलेगा, किसमें, एमटीक्यू मिलेगा, याद रहेगा।
पक्का समझ में आया इतना? हाइट वगैरह दो दो कंडीशन में बात करें तो थर्ड कंडीशन इज चेंज विद डेप्थ, चेंज विद डेप्थ। चल भाई थोड़ा तेरे को ये भी बता दूंगा। चलिए तो थर्ड पार्ट हम देखेंगे, दैट इज योर चेंज इन डेप्थ, चेंज इन डेप्थ। हमने पहला जो पार्ट देखा वो क्या देखा, ऑन द सरफेस। सेकंड पार्ट हमने क्या देखा कि अगर मैं अर्थ से दूर जा रहा हूं तो मेरा हाइट बढ़ रहा है। अब सेकंड क्या होगा, अगर मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं, दैट मींस अगर ये मेरा अर्थ है बराबर, और ये इसका क्या है भाई सेंटर, और ये इसका रेडियस है, और मेरा जो पर्सन है वो पर्सन यहाँ पर खड़ा है। अब ये स्लोली स्लोली क्या कर रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। सपोज मेरा पर्सन यहाँ पहुंच गया, जैसे ही पर्सन यहाँ पर पहुंचेगा, अब तुम बताओ रेडियस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? रेडियस कम हो रहा है। तो as we move inside the earth रेडियस डिक्रीजेस। रेडियस क्या हो रहा है, डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है, रेडियस भाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रेडियस कम हो रहा है मतलब रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं भाई, तू बता चल, बढ़ना चाहिए कि नहीं? देख भाई मैंने क्या बोला था, आर का वैल्यू अगर कम हो गया तो जी का वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़। देख भाई थोड़ा ध्यान है, थोड़ा जोर है। जैसे ही तुम ये यहां से यहां पहुंचोगे तो अर्थ भी तो सिर्फ इतना ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या, इसके बाहर का हिस्सा जो वो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि रेडियस तो कम हो रहा है, एंड विथ दैट मास ऑफ अर्थ ऑल्सो डिक्रीज। मास ऑफ अर्थ भी क्या हो रहा है भाई, तो डिक्रीज हो रहा है। अब जरा देखो इक्वेशन में हमने क्या बात किया, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी तक हम सिर्फ ये दोनों का रिलेशन ले रहे थे, अब पिक्चर में मास भी आ रहा है, और जब पिक्चर में मास भी आएगा तो यहाँ पर मेरा जो वैल्यू ऑफ जी है, वैल्यू ऑफ जी जो रहेगा वो क्या होगा भाई, तो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो समझ लेते हैं, यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ जी आल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन डिक्रीजेस एंड वन वुड थिंक दैट वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज। ये मैंने तुमको बोला, अगर आर का वैल्यू मेरा कम हो रहा है तो एक बंदे के दिमाग में यही चलेगा कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। However, the part of the earth which contribute toward the gravitational force felt by the object also decreases। मतलब मेरा जो अर्थ का मास है वो भी क्या हो जा रहा है भाई, कम हो जा रहा है। Which means that the value of m to be used in the equation 5 also decreases as a combined result of change in r and m। The value of g decreases as we go deep inside the earth। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी क्या होगा भाई, तो डिक्रीज होगा। सॉरी मैंने इंक्रीज कर दिया था। वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो जाएगा भाई, तो डिक्रीज होगा। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ जी क्या होगा भाई, तो डिक्रीज होगा। याद रहेगा, पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? देख भाई मैंने क्या बोला, हम अर्थ, यहां से मैं अर्थ के अंदर तो जा रहा हूँ, अर्थ के अंदर में जा रहा हूँ, तो मेरा रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर रेडियस कम हो रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बट जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा ये अर्थ का इतना हिस्सा भी तो खत्म हो गया। अब मेरे पास अर्थ सिर्फ इतना ही है, मतलब अर्थ का मास भी क्या हो गया, कम हो गया। और ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, जी का वैल्यू क्या होगा, कम। अब बताओ भाई ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 से 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखो, विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ? क्या डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा? नहीं भाई, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर? एट द सेंटर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर में पहुंच चुका है, वैल्यू क्या रहेगा, 0। देखो, every planet and satellite has different mass and radius, and according to the equation the value of g on the surface are different। on the moon के ऊपर देखो वैल्यू ऑफ जी क्या है, on the moon it is about 1/6 of the value of the earth। मतलब अर्थ के ऊपर जितना वैल्यू है उसका 1/6, मतलब उसको आपको 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मून का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as compared to that on the। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर मास एंड वेट। अब इसके अंदर भी ना फर्क किसका पता है भाई, जी का ही फर्क है, जी का ही फर्क है। एग्जाम में आपको पूछा जाता है मास और वेट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। देखो, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। सेकंड पॉइंट, मास इज द स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, इट्स वैल्यू सेम एवरीवेयर। फोर्थ, इट वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अदर प्लैनेट। मतलब अगर मैं किसी दूसरे प्लैनेट पे जाऊंगा तो भी मेरा मास का वैल्यू चेंज नहीं हो।
According to Newton's first law, it is the measure of inertia of an object. Higher the mass, higher is the inertia. ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो also it's मतलब हमने क्या क्या पॉइंटर देखे सबसे पहले हमने क्या देखा भाई mass is the amount of matter present in the object. ये तेरा first point रहेगा difference में. SI unit of mass is kg. Mass is the scalar quantity and its value same everywhere. चलो इसको लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मास और यहाँ पर लिखते हैं वेट तो मास के मैंने क्या बोला इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट सेकेंड पॉइंट इसका जो एसआई यूनिट रहेगा सेकेंड पॉइंट एसआई यूनिट is your kg. Third point ये तुम्हारा कौन सा क्वांटिटी भाई तो स्केलर क्वांटिटी. Fourth point it remains same everywhere. अब इसी के बेसिस पे मुझे क्या करना है इसी के बेसिस पे मुझे डिराइव करना है मेरा क्या भाई तो वेट. चलो जब हम वेट देखेंगे तो वेट के लिए मैं यहाँ पर क्या बोला देखो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. तो वेट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे इट इज द फोर्स it is the force by which the earth attracts the object. It is the force by which the earth attracts the object. इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका सेकंड पॉइंट इसका ऐसा यूनिट रहेगा चलो बताओ भाई ऐसा यूनिट क्या रहेगा देखो ऐसा यूनिट यहाँ पर क्या दिया रहेगा ऐसा यूनिट इज न्यूटन. तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा भाई तो न्यूटन हो जाएगा. It is not a scalar quantity. It depends on g. g के ऊपर डिपेंड करता है. अगर देखो तुम यहाँ पर फॉर्मूला देखोगे तो वेट का फॉर्मूला क्या है F is equal to mg. मतलब it depends on the value of g. अगर वैल्यू ऑफ g तो वैल्यू g के पास क्या डायरेक्शन है दैट मींस मेरा जो वेट है ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा ये कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन आल्सो. इसके बाद इट रिमेन्स एवरीवेयर. फोर्थ पॉइंट में लिखोगे इट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर. ये सब जगह सेम नहीं होता है ये हर जगह क्या होता है भाई तो चेंज होते रहता है. तो एग्जाम में आपको डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट का इतना पूछेंगे और इतना मैंने आपको लिख के दे दिया है. देखो आल्सो द वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो जब भी तुमको पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट तो तुम क्या लिखोगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. As the value of g is not same everywhere, the weight of the object changes from place to place, though its mass is constant everywhere. इसका मतलब क्या मास भले से तुम्हारा कांस्टेंट रहे बट उसका जो वेट रहेगा वो वेट क्या होगा अलग अलग जगह अलग अलग वेट आपको दिखाई देगा बिकॉज द वेट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट और यहाँ पर देखते तो बाय न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल अलग से वीडियो आने वाला है. देख लो ये ग्रेविटेशनल वेव्स अगेन इंपॉर्टेंट डब्बा. यहाँ पर हमें क्या देखना है देखो waves are created on the surface of water when we drop a stone in it. Similarly, you must have seen the waves generated on a string when both its ends are held in hand and it is shaken. Light is also a type of wave called the electromagnetic wave. ये आपको वहाँ करके रखना है. Gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, infrared, microwave and radio waves are all different types of electromagnetic wave. एग्जाम में पूछ सकते हैं. Astronomical object emit these waves and we receive them using our instruments. All our knowledge about the universe has been obtained through these waves. मतलब अगर मेरे को यूनिवर्स के बारे में जितनी भी नॉलेज मिली है वो सारी की सारी नॉलेज बिकॉज ऑफ दिस वेव्स से हमें क्या हुई है भाई को मिली है. ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. ग्रेविटेशनल वेव्स भी होते हैं याद रखना. They have been called the waves on the fabric of space-time. Einstein predicted their existence in 1916. These waves are very weak and it is very difficult to detect them. मतलब क्या हम कौन से waves को डिटेक्ट नहीं कर सकते ग्रेविटेशनल वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन. Scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect the gravitational waves. मतलब gravitational waves को डिटेक्ट करने के लिए emitted by astronomical object we use LIGO that is laser interferometric gravitational wave observatory. तो यहाँ से ये हमारा क्या है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. जो अंडरलाइन किया है वो सारे के सारे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर फ्री फॉल. अब फ्री फॉल में देखो क्या क्या है. फ्री फॉल में हमें क्या क्या चीजें समझनी.
चलो देखो भाई, फ्री फॉल का जो आपका कैटेगरी है, इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा समझना नहीं, आपको सिर्फ ये समझना है फ्री फॉल का मतलब एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, सिवाय एक, सिर्फ यहाँ पर एक ही फोर्स लगता है, एंड दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। मतलब सपोज ये मेरा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ये टॉप के ऊपर लेकर जाता हूँ, मेरा यहाँ पर एक फ्रेंड है जिसका नाम है गोलू। अगर मैं इस फ्रेंड को यहाँ से धक्का दे दूं, यहाँ से अगर मैंने इस फ्रेंड को, मेरे फ्रेंड को मैंने धक्का दे दिया, अब बताओ जब ये मेरा फ्रेंड यहाँ से नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जो मेरा फ्रेंड गोलू है, ये जो गोलू है ये क्या है भाई, ये फ्री फॉल में आ गया, इसमें आ गया भाई, तो फ्री फॉल में आ गया। तो चलिए देखते हैं। We know that the force of gravity due to Earth acts on each and every object. When we are holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by the force that we are applying on it in the opposite direction. मतलब मैंने ये पत्थर दिया है, पत्थर के ऊपर यहाँ पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, बट मैंने इसको क्या किया है, इधर पीछे से थ्रेड से बांध के रखा है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर नहीं रहा। बट एज सुन एज मैंने क्या किया, एज सुन एज मैंने ये इसको यहाँ से इरेज कर दिया, इरेज मतलब मैंने धागा काट दिया, तो अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। As a result, the stone remained at rest. Once we release the stone from our hand, the only force that acts on it is gravitational force of the earth, and the stone falls down under its influence. Whenever an object, there will be free fall definition. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely. तो ये हो गया हमारा free fall का definition. Thus, the released stone is a free fall. In a free fall, the initial velocity, याद रखो, in a free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to acceleration due to gravity of the earth. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में रहेगा तो स्टार्टिंग इनिशियल में उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो, और जैसे जैसे वो आगे मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी भाई, तो बढ़ती जाएगी। During free fall, the frictional forces due to air opposes the motion of the object, and the buoyant force also acts on the object. तो फ्री फॉल का जब कंडीशन रहता है तो यहाँ पे कौन सी दो फोर्स एक्ट करती है, एक होता है हमारा फ्रिक्शन, और इसके साथ साथ एक फोर्स होता है हमारा बायोंट फोर्स। ये दो फोर्सेस हमारे क्या करते हैं भाई, तो इसके ऊपर एक्ट करते हैं। Thus, true free fall is possible only in vacuum. ये डेफिनेशन भाई एकदम दिमाग में बिठा के रख लो कि जो आपका ट्रू फ्री फॉल है, जो सच्ची का जो आपका फ्री फॉल है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल होगा तो कहाँ पर भाई, तो वैक्यूम। तो ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है जो आपके ऑब्जेक्ट को क्या करेगी भाई, तो रोकेगी। फॉर फ्लीटिंग ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑन रीचिंग, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको इतना याद रखना है, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर ये इक्वेशन बनाते हैं। हमारा इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे मेरे को पता है u का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ए की जगह t आ जाएगा, तो मेरा v का वैल्यू कितना हो जाएगा, g2। तो इसलिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, g2। ऐसी s का इक्वेशन, s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ये आपको इक्वेशंस को भी क्या करना है भाई, तो याद रखना है, और यहाँ से आपको ना सिर्फ ये लास्ट लाइन याद रखना है। देखो, the moon and the artificial satellites are moving only under the influence of the gravitational field of the earth, thus they are in free fall। या दो ऑब्जेक्ट है, एक मून और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यही ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या है भाई, तो कंटिन्यूअस फ्री फॉल में है, बिकॉज इनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिवाय के ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें टेबल नहीं करना है, इसके अंदर हमें सिर्फ बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वैक्यूम में प्रॉपर एक्ट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगेन नॉट अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट यू हैव टू रीड। और एस्केप वेलोसिटी जो है ये हमें कहां पर मिलेगी, ये हमें चैप्टर नंबर 10 में वापस मिलेगी, बराबर। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसको एक बार रीड करूंगा। We have studied potential energy last time. The energy stored in an object because of position is called as potential energy. तो यहाँ से यहाँ तक का potential energy का तुम्हारा क्या हो जाएगा, definition हो जाएगा। This energy is relative and increases as we go to higher heights on the surface of the earth. मतलब मेरा potential energy बढ़ता है, अगर मैं ज्यादा height पर जाता हूँ तो मेरा potential energy क्या होगा, बढ़ेगा। We had assumed that potential energy of an object of mass m at height x from the ground is mgh, and on the ground it is zero. When h is small compared to radius r of the earth, we can assume g to be constant and can use the formula mgh. But
For large values of h, the values of g decreases with increase in h. For an object at infinite distance for the earth, the value of g is 0. And the earth gravitational force does not act on the object. मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर लेकर जाता हूँ अर्थ से, तो उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, मतलब उधर जो जी का वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0. So it is more appropriate to assume that the value of potential energy to be 0 there. Thus for smaller distance height the potential energy is less than 0, that is negative. ये तुमको यहाँ से याद रखना है कि अगर मेरा जो डिस्टेंस है वो कम है, स्मॉलर डिस्टेंस, फॉर स्मॉलर डिस्टेंस मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई, तो नेगेटिव होगा. हियर एम एंड आर अर्थ मास एंड रेडियस रेस्पेक्टिव. तो याद रखना अगर मेरा ऑब्जेक्ट कोई भी नजदीक है, उसका जो हाइट है या फिर डिस्टेंस है वो कम है, तो वहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगा. ये तुमको याद रखना पड़ेगा. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी देख लेते हैं. एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, देख भाई यहाँ पर मेरा अर्थ है, देखो ये मेरा क्या है, अर्थ है. यहाँ पर हमारा क्या है, अर्थ है. और यहाँ से सपोज यहाँ तक का अर्थ का पूरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से यहाँ पर बाहर फेंकूंगा तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा. तो मैं इसको कितना फोर्स लगाकर फेंकूं कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी. मतलब ये अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप हो जाए. एस्केप होने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, तो एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी. चलो भाई देख लो. We have seen that when a ball is thrown upward, its velocity decreases because of the gravitation of the earth, gravitational force of the earth. The velocity becomes zero after reaching a certain height, and after the stone start falling down. Its maximum height depends on its initial velocity. मतलब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट पत्थर ऊपर फेंक रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने पत्थर ऊपर फेंका तो ये पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, फिर यहाँ से नीचे रिटर्न हो जाता है. तो इसका ये जो हाइट है, ये जो हाइट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पर कितना इनिशियल वेलोसिटी, मतलब मैंने कितना तेजी से पत्थर फेंका. जितना तेजी से पत्थर फेंकूंगा उतना ऊपर जाएगा, बराबर, उतना हाइट पे जाएगा. लेकिन एक प्रॉपर टाइम के बाद वो वापस नीचे ही आएगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरा ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, तो जिसमें मेरा जो एस का फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2. दस हायर द इनिशियल वेलोसिटी लार्जर इज द हाइट रीच्ड बाय द बॉल. क्यों, क्योंकि देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी. इसका मतलब एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू. तो अगर मैंने u के वैल्यू को बढ़ाया तो मेरा s का वैल्यू भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा. तो ये स्टेटमेंट आपको मार्क करके रखना है. इसके बाद आप ये नेक्स्ट देखो, द रीजन फॉर द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड लार्जर विल बी द हाइट टू व्हिच इट कैन रीच. वी हैव सीन दैट. इसके बाद देखिए, we have seen that the value of g keeps decreasing as we go higher above the earth's surface. Thus the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up. मतलब हमने ये देखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम लगेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या लगेगा भाई, तो कम. If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger height and above a particular value of initial velocity of the ball. The ball is able to overcome the downward pull of the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This is called as escape. मतलब अगर मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाते जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मेरा अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरा ऑब्जेक्ट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला. देखो तो आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, अगर वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा. अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका ऑब्जेक्ट बाहर जाना है तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट एस्केप करेगा. और जब भी मेरा ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा तो वैसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे भाई, तो एस्केप वेलोसिटी. वी कैन डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज फॉलोज. बट आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं है. देखो यहाँ से आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, बट मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर नंबर 10 में भी हमको पढ़ने को मिलेगा. और ये एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून, ये याद रखने का कितना है, 2.337, और पे कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ. अब लास्ट वाला पार्ट देख लो, वेटलेसनेस इन स्पेस. व्हाट इज वेटलेसनेस भाई, देख जो लोग भी स्पेस में जाते हैं ना, उनका जो वेट होता है वो कम हो जाता है, मतलब वो फील करेंगे बहुत हल्का. The space traveler as well as object in the spacecraft appear to be floating. Why does this happen? Though the spacecraft is at a height from the surface of the earth, the value of g there is not zero. Value of g zero नहीं है, बराबर याद रखना.
In the space station, the value of g is only 11% than its value on the surface of the earth. मतलब अर्थ के ऊपर जितना भी वैल्यू ऑफ जी रहेगा उसका 11%, उसका 11% आपको कहां पर मिलेगा? अर्थ के सरफेस के बाहर मिलेगा, मतलब स्पेस में मिलेगा. Thus, the height of the spacecraft is not the reason for their weightlessness. Their weightlessness is caused by their being in the state of free fall. तो ये जो free fall है, free fall is responsible for the free fall की वजह से हम क्या फील करते हैं भाई? तो weightlessness. क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता. Though the spacecraft is not falling on the Earth because of its velocity along the orbit, the only force acting on it is gravitational force of the Earth, and therefore it is in free fall. As the velocity of free fall does not depend on the properties of the object, the velocity of free fall is the same for the spacecraft, the traveler, and the object in the. मतलब जो मेरा वेलोसिटी है फ्री फॉल का, वो अलग अलग चीजों पे, प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इसीलिए जो मेरा फ्री फॉल है वो तीनों के ऊपर, स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, ट्रैवलर के ऊपर एंड ऑब्जेक्ट इन द क्राफ्ट के ऊपर, सबके ऊपर सेम लगता है. और सबके सब क्या करते हैं भाई? तो फ्लोट. Thus, if a traveler releases an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be weightless. मतलब वो अगर कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा है तो वो स्टेशनरी उसके लिए रहेगा, बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो वो क्या है? तो फ्री फॉल, मतलब वो हवा में क्या करेगा? फ्लोट. तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसके अंदर हमने आज ये जो थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, इसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है. स्टार्टिंग में जो बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डब्बा इंपॉर्टेंट है. फिर यहाँ पर ये फ्री फॉल वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ जितना पॉइंट बताया उतना, और एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन, बस इतनी सारी चीजें आप कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो चुका है. बस इसी को आपको बार बार क्या करना? रिवाइज. वहां से वेट कंपलसरी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है. तो आई होप आपको यहाँ तक का पूरा टॉपिक, ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया रहेगा. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भाई जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए चैप्टर की कंटिन्यूएशन के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग इलाइट टॉक्स.